नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज अपन टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण, जो रीट 2021-22 को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और अपनी एमपी टेट में भी जो होने वाले हैं एग्जाम, उसको भी मैंने ध्यान में रख के बनाई गई। और ये सीरीज अपनी चलती रहेगी। देखना, ये जो सीरीज अपन ने चालू की है, इस सीरीज को अपन लगभग कंटिन्यू रखेंगे। और रोज लगभग अपन 15 या 20 क्वेश्चन के समथिंग रोज एक क्लास टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, जिसमें अपन एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को करेंगे। और मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिखाता रहूँगा और आपको आंसर भी बताता रहूँगा। और आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो आपको पीडीएफ फाइल भी विदाउट आंसर के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ फाइल, ओरिजिनल पीडीएफ फाइल इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी मिल जाएगी। और आप यहाँ से आंसर मेरे वीडियो को देख के वहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो इसकी भी वीडियो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आंसर की भी विदाउट आंसर की भी मिल जाएगी। तो देखो, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण, जो मैंने रीट को ध्यान में रखते हुए, और एमपी टेट को इस समय रीट भी होने वाला है और अपना एमपी टेट भी होने वाला है, तो इसमें अपन उपयोगी रहेगा। और लेवल फर्स्ट के लिए उपयोगी है, ये सिलेबस में लेवल फर्स्ट इस बोलते हैं प्राइमरी लेवल। अब देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, वो कौन सा आंसर होगा वो देखिए। अब देखो, कौन कौन सी विशेषता है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले बैच साथ रहते हैं, तो देखो परिवार की विशेषता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ एक, कम से कम 2 भिन्न। देखो परिवार की विशेषता क्या है। परिवार की विशेषता तभी परिवार माना जाता है जब उसमें 2 भिन्न भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। जैसे एक मेल हो एक फीमेल हो, दोनों साथ रहते हैं तो ही वो परिवार माना जाएगा। और उसके कम से कम कुछ, ठीक है। अगर मान के चलो कोई एक परिवार में एक ही सदस्य है तो उसको परिवार नहीं माना जाएगा। एक मेल है तो उसको सदस्य नहीं माना जाएगा। एक फीमेल है तो उसको नहीं, एक मेल है तो उसको नहीं माना जाएगा। नर और मादा बोलते हैं, दोनों अगर साथ में रहते हैं वो भी वयस्क होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं, परिवार माना जाता है। तो ये इसको पहले तो अपना ऑप्शन जो दिया हुआ है वो अपना ऑप्शन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। और अगली बार से अपन देखेंगे इसमें टिक वाला भी सिस्टम लागू करेंगे, जो ऑप्शन पे भी यहाँ पर बोर्ड पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यहाँ पर बोर्ड पर मार करके तू आंसर बताता रहूंगा। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। चलो इस ऑप्शन को डाउटफुल रख देते हैं सबसे पहले। वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। सही है। परिवार में जो सदस्य रहते हैं वे समान आवास का भी उपयोग करते हैं। भोजन और समान सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं उनका सभी का क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। तो वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का भी उपयोग करते हैं, ये भी विशेषता है। और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। देखो परिवार में क्या रहता है, सभी की व्यवस्थाएं रहती हैं, सुरक्षा प्रदान भी रहते हैं, आपस में एक दूसरे को सुरक्षा भी कर देते हैं, और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व भी रहता है। तो देखो ये भी इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता कौन सी नहीं है कि प्रत्येक, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये भिन्न भिन्न की जमा की जाती हो संयुक्त परिवार में, ये विशेषता अपन को नहीं हो। परिवार वो होता है जिसमें कम से कम 2 भिन्न भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते होता है, जिन पर बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, एवं आय का व्यय परिवार के सभी सदस्यों पर भोजन, भरण पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान रूप से क्या होता है। अतः परिवार में प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा क्या करते, देखो विशेषता नहीं है। तो इसमें देखो होता है कि पूर्ति के लिए समान रूप से होता है। अतः परिवार में प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न नहीं जमा की जाती है। तो इसको देखो भिन्न भिन्न जमा नहीं की जाती है, तो इसकी यही विशेषता है। तो उसकी कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना बी वाला आंसर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे करता रहूंगा आंसर इस तरीके से, ठीक है ना। और इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से अपना क्वेश्चन चलता रहेगा। और बोर्ड पे अपन देखो दूसरा क्वेश्चन भी अब इसको पढ़ो। इस तरह से अपन टेस्ट सीरीज चलेगी। और इसमें जितने भी रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसमें ज़्यादातर फोकस रीट को देखे बना, और एमपी टेट को भी है, इसमें रीट का सिलेबस ज़्यादा मैच करेगा और एमपी टेट का भी बनेगा। जहाँ पर आपको एमपी टेट में जो टॉपिक नहीं आए क्वेश्चन में, आपको बीच में बताता रहूँगा कि ये एमपी टेट से संबंधित है, क्योंकि जो रीट में है तो अपना राजस्थान के बारे में भी कुछ चीज़ें अपन इंक्लूड करनी पड़ेंगी। एमपी टेट में है तो एमपी में अपने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो दोनों के वहाँ कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने थोड़ी से एमपी का वहाँ जी के पार्ट राजस्थान का हो जाएगा रीट में, या एमपी में एमपी का थोड़ा सा पार्ट जीके का हो जाएगा। तो बेसिक चीजें अपन पढ़ेंगे। अब देखो प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजन की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो 7, 15, 10 और 8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, प्राथमिक संबंधी नातेदारी स्वजन की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं, 8 बनते हैं। तो अपना कौन सा हो जाएगा, 8 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जिनमें रक्त या दत्तक पुत्र संबंध जो वंश की वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा सामाजिक दृष्टिकोण से मान्य है, उसमें कुल 8 क्या होते हैं, संबंध आते हैं। तो इस तरीके से अपना ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखो इसमें डी वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सही है, डी वाला। अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखो, और इसको बोर्ड पर देखो क्या कह रहा है। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और देखते जाइएगा किस टाइप का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ, देखो वैसे परिवार को के बारे में भी मेरे इसमें बहुत डिटेल में मैंने थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, और थ्योरी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख लेना प्ले लिस्ट में, वहाँ ईवीएस पर्यावरण में मैंने उसको परिवार को फैमिली के बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है कि संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, ये सारी चीजें वहाँ पर दी हुई है। और इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपनी और भी क्लास परिवार के बारे में अपन अलग से थ्योरेटिकल वाली ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य जो रहते हैं वो और साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर रसोई होती है। सामूहिक संपत्ति होती है, अलग अलग संपत्ति नहीं होती, उसमें सभी को सम्मिलित किया जाता है। पूजा घर रसोई घर सबकी सम्मिलित होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है। देखो पितृसत्तात्मक परिवार तो नहीं होगा, संयुक्त परिवार, देखो नाभिकीय परिवार भी नहीं होगा, विस्तृत परिवार भी नहीं होगा, तो इसको कौन सा इसका आंसर है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार इसमें 3 या 3 अधिक पीढ़ियां होती हैं। संयुक्त परिवार में कौन सी होती है, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां होती हैं। इसमें सदस्यों की सामूहिक संबंधी पूजागार और एवं रसोई होती है। ये परिभाषा किसकी है, संयुक्त परिवार की है। ठीक है, इसमें मुखिया सबसे कौन सा होता है, मुखिया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, और इसमें मुखिया कौन होता है, सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, इसका मुखिया कौन होता है, अपना बुजुर्ग व्यक्ति ही होता है। तो इस तरीके से आप देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, संयुक्त परिवार को भारत की आदि की परंपरा कहा। अब देखो परंपरा कहा है, संयुक्त परिवार को भारत आदि की परंपरा कहा है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा गया है कापड़िया ने, मनु ने, डॉक्टर इरावती कर्वे ने और मैक्स मूलर ने। तो देखो बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें से कौन सा आंसर सही मैच करेगा वो आपको देखना है, और आप बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो देखो इसमें तो अपन ने जो पढ़ाई होगी किस किस की परिभाषा दी है, परंपरा कहा गया है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैगुलर किसने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा गया है। और इसमें विभिन्न धर्म जाति प्रथा विवाह एवं विवाह विच्छेद भिन्न भिन्न होना संभव है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा गया है, किसने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा गया है। और इसमें विभिन्न धर्म जाति प्रथा विवाह एवं विवाह विच्छेद भिन्न भिन्न होना संभव है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना डी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी अपन इरेज कर देते हैं। अब देखो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये क्या है, क्या एक अंधविश्वास है। इसका एक ऑप्शन देखो इसमें, चलो एक ऑप्शन इसमें गायब है थोड़ा सा, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन इसमें दिया नहीं है ना, और 5वां क्वेश्चन है, और डी वाले ऑप्शन को अपन लिख लेते हैं। तो देखो डी वाले ऑप्शन को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ लिख लेते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा क्या आ जाएगी, रूढ़िबद्ध आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, रूढ़िबद्ध धारण। ये ऑप्शन इसमें है, और ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये क्या अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य तो हो ही नहीं सकता, ये रूढ़िवादी की तरफ से चला आया है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया, सॉरी देखो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, क्या है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में पुरुष, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। देखो यहाँ लाइट जा चुकी है, सोसाइटी ऑफ एडोकॉन, चलो इसको दोबारा से फिर समझेंगे।
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। तो रूढ़िबद्ध धारणा क्यों है, देखो सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे दी जाए, तो महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाए तो विकट परिस्थितियों में वो भी सामना कर सकती हैं जिस प्रकार पुरुष उनका सामना करते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा इसका अपना आंसर होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। अपन देखो 6वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं जब तक अपनी लाइट भी आ सकती है। ठीक है, जब तक अपन देख लेते हैं। अब देखो परिवार एक सदस्य इकाई है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन परिवार एक इकाई होता है, ये भी सही है। जिसमें माँ पिता और उनके परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन क्या सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो देखो इस फिर ऑप्शन क्या दिया हुआ, ये कथन सही नहीं है क्योंकि ये कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकृत नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन है सत्य है क्योंकि ये किसी एक आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन को देखो और इसमें बेसिकली देखा जाए तो इसमें ऑप्शन कौन सा, बी सही है। सही नहीं है क्योंकि एकल परिवार नहीं होता, परिवार और भी प्रकार के होते हैं क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। और उसमें संयुक्त परिवार भी होता है, विस्तृत परिवार भी होता है, ये भी टाइप के होते हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकता कि परिवार एक इकाई होता है, ये इकाई नहीं है प्रकार, उसके विस्तृत परिवार भी होता है और संयुक्त परिवार भी होता है, 2 भी एक परिवार होता है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना बी वाला आंसर आ जाएगा। तो दिख रहा होगा बोर्ड पर। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे। और देखो अब ये कुछ सामाजिक संरचना का केंद्रीय इकाई है, कौन सी है, वंश परिवार गोत्र उपसभी। इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दीजिए। देखो सामाजिक संरचना की एक केंद्रीय इकाई कौन सी है, वंश है, परिवार है, गोत्र है, उपसभी है, कौन सा सही है। देखो इसको आंसर दीजिए। देखो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कौन सी है, परिवार है। और समाज का निर्माण किससे होता है, समाज का निर्माण किससे होता है, परिवार से होता है। समाज का अस्तित्व परिवारों से ही है, अतः परिवार समाज का केंद्रीय इकाई है। अतः परिवार समाज का क्या है, केंद्रीय इकाई है। ठीक है ना। तो सामाजिक संरचना का केंद्रीय इकाई कौन सी है, परिवार है। और परिवार से ही क्या होता है, समाज का निर्माण कहाँ से होता है, परिवार का ही होता है। समाज का अस्तित्व परिवार से ही है, अतः इस क्या है, परिवार समाज का संरचना की केंद्रीय इकाई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अपन करते जा रहे हैं, आशा करता हूँ। थोड़े से लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा बोर्ड पे मेरी जो परछाई है वो दिख रही होगी। और अब यहाँ पर मोबाइल की लाइट, सिर्फ ओनली मोबाइल की लाइट को यूज करके अपन पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पसीने में भी पढ़ाएंगे, गर्मी में भी पढ़ाएंगे। अब देखो बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसको देखो और इसका आंसर की तरफ चलो कि एकल परिवार में बच्चे एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल किस में होती है, किस में होती है, एकल परिवार में होती है या संयुक्त परिवार में होती है या दोनों में। तो देखो इसका ऑप्शन सही है अपना, कौन सा है, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल एकल परिवार में तो नहीं हो सकती क्योंकि एकल परिवार में उसके माता पिता और उसके अविवाहित बच्चा होते हैं, ये एकल परिवार की डेफिनेशन होती है। अगर किसी बच्चे की, तो इसमें तो देखो वृद्ध माता पिता एवं बच्चे अगर हैं तो उनकी जॉब लग गई है, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वृद्ध माता पिताओं को तो उसमें देखभाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और संयुक्त परिवार में इसलिए होती है, उसके चाचा ताऊ वगैरह जितने भी रहते हैं, और कोई फैमिली का भी कहीं भी जॉब नौकरी कर रहे होंगे गवर्नमेंट में बाहर में, तो उसके सदस्य की देखभाल, वृद्ध माता की देखभाल करने वाले और भी सदस्य रहते हैं और बच्चों की भी उनकी भी देखभाल करते हैं। जैसे सदस्य एक बाहर नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे और बीवी घर पर छोड़ के चले जाते हैं, उसके चाचा ताऊ वगैरह जो है उनकी देखभाल, पूरा खर्चा और उत्तरदायित्व, उनके जो बीमारियां सब को उत्तरदायित्व वो रखते हैं। तो इसलिए बच्चे और एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है एकल परिवार में होती है। देखो अपनी लाइट भी आ चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उचित देखभाल संयुक्त परिवार में ही होती है और परिवार के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
और तथा अच्छे संस्कार भी बच्चे सीख लेते हैं। वृद्ध भी अच्छे माता पिता संयुक्त परिवार में अच्छे अच्छे वो संस्कार भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, संयुक्त परिवार। तो इसमें संयुक्त परिवार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त परिवार में कौन सा घटक साझा रहता है। अब देखो इस क्वेश्चन को, संयुक्त परिवार में कौन सा घटक साझा रहता है, आर्थिक, व्यय, खाद्य, उपयुक्त सभी। देखो अच्छा क्वेश्चन है 9th वाला। तो देखो संयुक्त परिवार में आर्थिक और व्यय और खाद्य ये तीनों उपयुक्त सभी क्या होते हैं, साझा होते हैं। आर्थिक व्यवस्थाएं भी साझा होती हैं, जैसे घर में किसी एक की नौकरी लग गई हो, उस नौकरी से जो पैसा मिलता है उसको भी साझा करते हैं। उनके जो चाचा ताऊ के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई में खर्च करना पड़ता है। कोई भी जो संपत्ति खरीदते हैं वो अलग से नहीं खरीद सकते आप, उस संपत्ति का सबको बराबर बराबर भागों में उसको खरीदना पड़ता है, सबका उसमें हिस्सेदारी रहती है। जैसे कि साझा परिवार में कोई भी बच्चों के लिए कुछ भी चीज लानी है तो सबके लिए लाना पड़ता है, और ठीक है, और व्यय भी सबके लिए बराबर बराबर करना पड़ता है, और साझा रहता है, खर्च भी सब पे करते हैं। और खाद्य व्यवस्था जैसे खाने पीने की सारी व्यवस्था आती है सभी के लिए आती है। ठीक है, तो ये सभी उपयुक्त होते हैं, तो डी वाला अपना ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन अपना सही है। तो इसका भी अपना आंसर कौन सा, डी था। ठीक है, क्यों संयुक्त परिवार में घटक सभी साझा करते हैं, आर्थिक भी घटक साझा होते हैं, तो अपना डी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की चलते। परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। देखो ये तो समझाने लगे, इसमें तो किसने प्रतिपादित किया वो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया, मॉर्गन ने किया, प्लेटो अरस्तु ने किया, टॉयलर ने किया, या मेलिनोव्स्की ने किया। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो क्या मॉर्गन ने किया, प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया, टॉयलर या मैक्सिमो। तो इसका आंसर देखो सही होगा, अपना आंसर की तरफ चल रहे हैं बी, प्लेटो और अरस्तु। परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, प्लेटो और अरस्तु ने दिया। ठीक है ना, और शास्त्रीय सिद्धांत की पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत को पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो देखो शास्त्रीय सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत को क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। यह पुरुष प्रधानता को दर्शाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक प्लेटो एवं अरस्तु ने किया तथा हेनरी ने इसका समर्थन किया। हेनरी मैन ने क्या किया, इसका समर्थन किया। हेनरी मैन ने भी इसका क्या किया, समर्थन किया। और इसमें ये पुरुष प्रधानता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पुरुष प्रधानता को दर्शाता है। तो अपना इसमें ऑप्शन कौन सा है, अपना बी वाला अपना ऑप्शन सही है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो मातृसत्तात्मक सिद्धांत परिवार का के प्रतिपादक हैं। मातृसत्तात्मक सिद्धांत परिवार का के प्रतिपादक हैं, कौन है, मैकलेनन है, टायलर है, जुकरमैन है और बिरफॉल्ट है। कौन सा ऑप्शन है, देखो बोर्ड पर आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो आप बताइएगा। तो देखो इसका ऑप्शन अपना सही होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। तो देखो मार्क्स सिद्धात्मक सिद्धांत को के प्रतिपादक बिरफॉल्ट ने, और बिरफॉल्ट ने द मदर बुक में क्या किया, इसका प्रतिपादित किया। किसमें इसका जिक्र किया है, द मदर बुक में इसको किया हुआ है। ठीक है, तो बुक का भी अगर नाम पूछा जाए तो द बुक द मदर इसमें आ जाएगा नाम। ठीक है, तो अपनी पुस्तक द मदर के प्रतिपादक में प्रतिपादित किया है। किसमें किया प्रतिपादित, द मदर बुक में है, द मदर बुक का नाम है, उसमें इसको क्या किया है, प्रतिपादित किया है। देखो बुक भी लिख देते हैं, किताब। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको अपने आंसर दिया और डी इसका आंसर था, है ना। आप चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है,
वेस्टमार्क है, जुकरमैन है, जिमरमैन है और ट्राइनबी है। तो देखो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? देखो अपन इस क्लास को ज्यादा लंबी नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये लंबी क्लास है, फिर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अपन इसको कम कम ही रखेंगे। आज देखते हैं, अभी लगभग अपनी 20-21 मिनट की भी क्लास हो चुकी है, तो इसको लगभग देखते हैं। तो देखो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? वेस्ट मार्क की है। ये सब याद करने वाली सिस्टम है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के रचयिता वेस्ट मार्क या वेस्टर मार्क थे। इन्होंने एक विवाह परिवार की महत्ता की बात कही थी, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के रचयिता कौन थे? वेस्ट मार्क थे, और इन्होंने एक विवाहित परिवार की महत्ता की बात कही है, ठीक है। इसमें एक विवाहित परिवार की, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। तो अपना इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला अपना इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अपना अगला प्रश्न है आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की। सोस्टर, वार्नर, जिमरमैन, के.एम. कापड़िया। आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की किसने की? आप देखिए, आंसर बताइएगा। तो देखो आधुनिक परिवार की अवधारणा को सोस्टर ने दिया। किसने दिया? सोस्टर ने की। और आधुनिक परिवार को एकल परिवार की अवधारणा माना गया। आधुनिक परिवार को किसकी माना गया? एकल परिवार की अवधारणा, एकल परिवार की क्या माना गया? अवधारणा माना गया। इसके अनुसार संयुक्त परिवार का विघटन होता है। इसके अनुसार क्या होता है? संयुक्त परिवार का विघटन होता है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? एकल परिवार उसमें रहते हैं जो माता पिता अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे एकल परिवार बोलते हैं। और उसमें संभावना किसकी रहती है? क्या एकाकीपन सबसे बड़ों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? क्या एकाकीपन रहते हैं, अकेलापन उसमें हो जाता है? क्या स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का उसमें क्या होता है, संभावना अधिक रहती है? वो क्या आत्मनिर्भरता या उपरोक्त सभी? एकल परिवार में कौन से गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? तो एकल परिवार में देखो एकाकीपन तो रहता ही है उसके, क्योंकि जब माता पिता कहीं नौकरी कर रहे हैं तो बच्चा अकेला रह जाता है, तो उसमें एकाकीपन भी संभावना ये बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छी नहीं है। और तो एकाकीपन भी उसमें बढ़ने की संभावना, गुण विकसित हो जाता है। स्वयं निर्णय की क्षमता तो इसलिए हो जाती है कि उसको निर्णय लेने के लिए सिर्फ माता पिता दोनों ही हैं, लेकिन ये क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता स्वयं में बढ़ जाती है, आश्रित नहीं रहता। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है, जैसे उल्टा होता है, स्वयं निर्णय की क्षमता थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। उसके सारे सपोर्ट कर देते हैं परिवार के, जिससे उसमें उसको दिक्कत नहीं आती, फिर उसको कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया। इसमें स्वयं निर्णय लेना है, उसको स्वयं कुछ करना है, वो आत्मनिर्भर भी स्वयं रहना है। तो इसका आंसर कौन जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। परिवार में बच्चों में अकेले रहने का कारण उसमें एक अकेलापन क्या आ जाता है, उसमें एकाकीपन आ जाता है, परंतु इसमें आत्मनिर्भर तथा स्वयं निर्णय की क्षमता भी आ जाती है। तो ये एक अच्छा, स्वयं निर्णय की क्षमता, आत्मनिर्भरता, ये अच्छे गुण है। एकाकीपन होना एक अच्छा गुण नहीं माना जाता है। तो इसमें उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन अपना सही है। तो ये अपना ऑप्शन सही है। अपने इसको 14 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, जिससे अपने ये क्या होता है, सीरीज 20-20 मिनट की रह जाएगी, इसकी लंबी नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपन 14 जो क्वेश्चन थे, इसी टाइप के 10-12-14 क्वेश्चन अगले इसमें क्लासों में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। और ये मेरी ईवीएस पर्यावरण की क्लास आपको कैसी लगी, टेस्ट सीरीज कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके से ये मेरी टेस्ट सीरीज रोज यूट्यूब चैनल पर आप देखते रहिए। इसमें मैं अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर क्या रिकॉर्डेड सेशन डालता रहूंगा। समझाने से कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स पढ़ो, ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट हो जाता है। और बेसिकली यहाँ से मैं आपको यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, फेसबुक पेज पर भी मैं वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज अवेलेबल रहेंगी। टेस्ट सीरीज अपन चलाएंगे, फुली टेस्ट सीरीज चलाएंगे। जितने भी पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और जितने भी राज्यों में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चनों का अपने समावेश किया है। ये एक मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ भी ऐसी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1-2 टेस्ट सीरीज लगा के बंद कर दूंगा। मैं इसको फुल फाइनल लगभग अपनी 500 या 400 के लगभग क्वेश्चन इसमें अपने हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें समावेश किया गया है विथ एक्सप्लेनेशन। मैं आपको हर एक ऑप्शन को इसमें, जहाँ मेरी संभावना होगी
वहाँ तक मैं इसको विस्तृत में एक एक ऑप्शन को समझाता रहूंगा, विस्तृत भी देता रहूंगा। ऐसे नहीं है डायरेक्टली आंसर बता दिए चलो ये क्वेश्चन आंसर बढ़ा दिया। मैंने देखो इसमें भी सारी चीजें बताता रहा हूँ। फिर भी है कि एक परिवार से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन क्लास देखनी है मेरी थ्योरेटिकल, तो यूट्यूब चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाइए ईवीएस, वहाँ पर फैमिली से संबंधित थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप सारे मैं बहुत डिटेल में वहाँ पर बताया है। और अगर ऐसा लगता है कि दोबारा से थ्योरी में पढ़ा दूँ रीड के लिए स्पेशल, तो मैं उसके लिए भी प्लान कर रहा हूँ कि थ्योरेटिकल मैं बोर्ड पर सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, आपको फास्टली समझना है फास्टली करना है तो बोर्ड पर मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाता रहूंगा। इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है ये बोर्ड पे आता रहेगा, उन टॉपिकों को मैं समझाता रहूंगा, समझाता हूँ, फास्टली अपन चलते रहेंगे, जिससे अपन ईवीएस भी थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप चलते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज में। तो ये आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।